तो दोस्तों बस थोड़े ही पलों में हमारे साथ दुर्गेश जुड़ेंगे और हम बात करेंगे सीरीज गुल्लक पर, उनके सफर पर। उसके साथ ही जो भी नए राइटर्स हैं उनको एक तरह से मैं कहना चाहता हूं कि वो पूरी तरह से इस वीडियो को जरूर देखें और खास तौर पर इस वीडियो के जरिए मैं जुड़ना चाहूंगा उनसे जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं और उन तक ये इंटरव्यू जो है वो पहुंचेगा। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं दुर्गेश, और दुर्गेश बस थोड़ा और फिर हमारी बातचीत शुरू होगी। और आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं उसमें सबसे अहम बात यह है। हेलो दुर्गेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो दुर्गेश, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं प्रशांत, आप कैसे हैं? आवाज आ रही है मेरी? एकदम एकदम बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही क्लियर आवाज आ रही है, बहुत ही अच्छा वीडियो आ रहा है। और जो भी दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं उन सबके लिए मैं बता दूं कि दुर्गेश फिलहाल किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है और लगातार उनका जो काम है वो एक नया हस्ताक्षर छोड़ रहा है। हालिया सोनी लिव पर जो सीरीज आई गुल्लक सीजन 2, और हर कोई मुरीद है इस वक्त उस सीरीज का, और उस सीरीज की राइटिंग की बात हो रही है, उसके एक एक सीन की बात हो रही है। और मेरे ख्याल से किसी लेखक की ये एक बहुत बड़ी जीत है जब बात होती है कि किसी भी सीरीज के बारे में, किसी भी क्राफ्ट के बारे में, और बात होती है उनके डायलॉग्स की, उनके सीन की, उनके जज्बाती लम्हों की। तो दुर्गेश, ये दौर कैसा लग रहा है, जरा बताएं, ये एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है आपको? बहुत सारे आपके दोस्त हैं, मतलब मुझे पता नहीं था कि इतने अच्छे से लोग आपको जानते हैं और इतने अच्छी अच्छी आपके कोई साथी हैं और वो लिख रहे हैं कि लियो बर्नेट मिस्ड यू। और मेरे ख्याल से आपका सफर जो है वो I too miss Leo Burnett actually. Leo Burnett मेरी पहली एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी जहां मैंने काम किया था। बहुत सारी मेमोरीज है वहां की। तो लियो बिल्कुल। बर्नेट बहुत स्पेशल है। अच्छा, सबसे अहम बात यह है दुर्गेश कि जिन लोगों से भी मैं गुल्लक 2 के बारे में बात कर रहा हूं, तो बहुत कम होता है कि एक आम जो दर्शक है वो किसी सीन के बारे में बहुत ही आत्मीयता के साथ बात करे, या वो डिटेलिंग के साथ बात करे, या खुद को इस तरह से रिलेट कर ले कि वो कई दफे सीन वो देखता हो। और गुल्लक 2 के साथ हो रहा है। बहुत सारी बातें हम आपसे करेंगे इस बारे में, लेकिन ये फेस जरा बताइए कि ये जो मौजूदा वक्त है, आपके आपके काम के बारे में बात हो रही है। आप जो कहते हैं ना कि आपने अपनी पूरी जो शिद्दत से इस सीरीज को तराशा और वो अब असर दिखा रही है। तो ये दौर जरा बताएं कैसा है, क्या कुछ चल रहा है जिंदगी में, कितना कुछ बदला है? हाँ मतलब बदला तो बहुत कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम खर्च होने लगा है और वो कई बार थोड़ा रात को स्पेशली सोते समय थोड़ा लगता है कि अच्छा कुछ ज्यादा टाइम तो स्पेंड नहीं कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो एक उत्सुकता रहती है कॉल्स की, मैसेजेस की। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं इनबॉक्स में। मतलब बहुत सारे लोगों को जानता नहीं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं जो मतलब अलग लेवल पे वो खुशी दे रहे हैं। मतलब मैं उनको समझ नहीं पा रहा हूँ मैं उनको कैसे रिप्लाई करूं। मतलब मुझे अंदाजा भी नहीं है कि मैं उनको कैसे रिप्लाई करूं, कैसे थैंक यू बोलूं। जैसे आज सुबह सुबह एक मैसेज आया जिसमें उन्होंने बोला कि सर आपकी मम्मी ने देखा कि नहीं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरी मम्मी ने अभी नहीं देखा। तो बोले आपके पापा ने देखा कि नहीं। तो मैंने बोला पिताजी है नहीं मेरे, वो जहां कहीं भी है वो देख रहे होंगे। तो बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर वो इन सब मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने बोला कि आपने, मेरा भाई बाहर रहता है, मैं आपने मेरे भाई और मेरे बीच संबंध अच्छे कर दिए हैं। किसी का मैसेज आया कि मैं अपनी माँ को कडल करके सोई पूरी रात, शी इज कैंसर सर्वाइवर। तो वो सारी चीजें बहुत ओवरवेलमिंग है। एंड रिस्पॉन्स से ज्यादा प्रशांत प्यार है। मुझे लगता है मैं इसको रिस्पॉन्स भी नहीं बोलूंगा, ये प्यार है जो कभी मिला नहीं है। इतने उम्र में इतना सारा प्यार कभी मिला नहीं है, अब मिल रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको कैसे संभालूं। और एक्चुअली प्यार तो है, लेकिन इसके ऊपर ये जिम्मेदारी के लिफाफे में प्यार आ रहा है। तो वो जो जिम्मेदारी का लिफाफा है ना, बहुत बड़ी बात। तो उस लिफाफे को मुझे फटने ही नहीं देना है, क्योंकि चिट्ठी तो बची रहती है लेकिन लिफाफा पहले गल जाता है। सबसे पहले लिफाफा गलता है। तो वो लिफाफा मुझे बहुत आगे के कामों के लिए और जो जितनी उम्मीदें हैं
लोगों की उन उन वजह से उस जिम्मेदारी के लिफाफे को मुझे बहुत संभाल के रखना है। तो ऐसा मुझे लग रहा चलिए, है मतलब। और बिल्कुल, और इस जिम्मेदारी का आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं। कोई सज्जन है, हर्ष, उन्होंने कहा है हम्म। कि सर मुझे ऑटोग्राफ दे दीजिए पहले। हर्ष और हर्ष गुल्लक में छोटे भाई का रोल प्ले किया हर्ष ने। तो तो हर्ष अच्छा, हमारे वो हर्ष है। हाँ, हर्ष हमारे शो के झिंगुर है। तो जो संगीत, जो झिंगुर में संगीत खोज रहे हाँ, जो हैं। झिंगुर में संगीत खोज रहे हैं, जिसके बारे में लोगों ने, मतलब खासकर अनुपमा चोपड़ा मैम ने बोला कि वो पोएटिक है। मतलब एक छोटा बच्चा अगर बोलता है हाँ। कि ध्यान ध्यान से सुनिए पिताजी, तो झिंगुर में एक संगीत है। तो आई ऑलवेज बिलीव कि झिंगुर की आवाज में एक संगीत होता है। हम इग्नोर कर देते हैं बहुत बिल्कुल बार। तो हर्ष हमारे शो का संगीत है, बेसिकली रिदम है हर्ष। आई लव बिल्कुल यू हर्ष बिल्कुल। एक्चुअली। अच्छा, दुर्गेश, बहुत सी चीजें होती हैं किसी भी, जब हम बात करते हैं किसी सीरीज की, और जब किसी कहानी की बात होती है, और कहानी छोड़िए, गुल्लक को तो किस्सा ही कहा जा रहा है, कहानी अब शायद ये वर्ड यूज करने में, चाहे हम फिल्म जर्नलिस्ट हों, चाहे बहुत सारे लोग हों, शायद अपने जो भी बातें होंगी उनमें किस्सा जरूर यूज करेंगे। ये जो रस लाया है इन सब के हम्म। बीच, एक आइडिया जो सबसे पहले कहते हैं कि ये आइडिया, इस विचार की शुरुआत कहाँ से हुई कि हम्म। गुल्लक जैसा कुछ करना है, या क्या चीजें थी, क्या किस तरह से ये चीजें मेटेरियलाइज हुई? सी मतलब सीजन वन का मैंने टाइटल ट्रैक लिखा था टीवीएफ के लिए, बेसिकली। वो अमृत राज गुप्ता जिसने सीजन वन डायरेक्ट किया था, तो उनको मैं अपने अर्ली डेज से जानता हूँ। मैं एडवर्टाइजिंग में जब था, तो उन्होंने, ऐसी बात हो रही थी, सीजन वन बन चुका था, थोड़ी बहुत कहानी मुझे पता थी, टीवीएफ एक शो बना रहा है, तो मैंने कहा मैं गाना लिख दूं क्या? तो उन्होंने बोला आप लिखना चाहेंगे? कि मैं एडवर्टाइजिंग में जिंगल सिंगल्स लिखता था। तो मैंने अक्कड़ बक्कड़ हाँ। लिखा, और जब अक्कड़ बक्कड़ लिखा, तब किसी को आइडिया नहीं था कि अक्कड़ बक्कड़ इतना बड़ी सक्सेस अक्कड़ बक्कड़ को मिलने वाली है, कि जो शो का टाइटल ट्रैक बाद के दिनों में बना। तो वो बेसिकली मैंने पोइट्री जैसा लिखा था, एक गीत जैसा लिखा था बेसिकली। कभी अक्कड़ थी, कभी बक्कड़ थी, कभी टेढ़ी थी, कभी मेढ़ी थी, थोड़ी अकड़ी थी, थोड़ी जकड़ी थी, पर लपक के हमने पकड़ी थी। तो इसको मैंने मीटर में लिखा, कक्का की कुक्कू कुक्कू के को, वो उस तरीके से लिखा था मैंने। तो जब कंपोज किया सिमरन होरा ने, तो कंपोज करने के बाद जब वो बन के निकल के आया, तो उसमें एक अलग मेलोडी थी, एंड आई वाज लाइक कि यार ये कमाल लग रहा है। और अमृत को भी बहुत कॉन्फिडेंस आया, और वहां से जर्नी मेरी स्टार्ट हुई गुल्लक की। गुल्लक हिट हुआ सीजन वन, टीवीएफ का चर्चित शो रहा। फिर वहां से पंचायत के गाने लिखने का मौका मिला मुझे टीवीएफ में, गुल्लक के एक गाने को लिख के पंचायत में गाना लिखा। फिर वहां से भी जर्नी शुरू हुई, और सीजन टू लिखने का मौका मिला। वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि नींव जो थी वो निखिल विजय और अमृतराज गुप्ता की थी, पर घर मुझे बनाना था, हम्म। है ना। वो घर खूबसूरत लगना चाहिए। मतलब अगर मैं बोलूं कि प्रशांत ने नींव तैयार कर दी और दुर्गेश को घर बनाना है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि घर खूबसूरत दिखना चाहिए। बदसूरत तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि नींव बड़ी मेहनत से, किसी चीज की नींव बड़ी मेहनत से डाली जाती है। तो मैंने जो डायरेक्टर हैं पलाश वासवानी, जो शो रनर है श्रेयांश पांडे, अभिजीत परमार, अभिषेक झा, ये राइटर्स रूम बना पूरा गुल्लक टू का। एंड आई थिंक 2019 की अगस्त में ये शुरू हुआ था कारवां। और 2019 की अगस्त में ही राइटिंग शुरू हुई थी, और उसी समय मेरा एग्जिट मोड था एडवर्टाइजिंग से। और एडवर्टाइजिंग से निकलना मतलब मुझे था, पर एडवर्टाइजिंग से प्यार भी था। तो जिस चीज से प्यार हो और वाह। उसको छोड़ के जाना थोड़ा तकलीफदायक होता है। तो क्योंकि एडवर्टाइजिंग ने बहुत कुछ दिया है मुझे। तो पर थैंक्स टू टीवीएफ, जिन्होंने ये भरोसा किया, और फिर राइटर्स रूम बना, और फिर लोगों के साथ मैंने मिलके ड्राफ्ट्स, एपिसोड्स, डायलॉग्स, जैमिंग सेशंस, घंटों घंटों लड़ाइयाँ झगड़े, बहुत गया तारीफ। और चलता गया। और आई थिंक 1 साल लग गए पूरा लिखने में। और 1 साल के बाद कोरोना। आवाज आ रही है प्रशांत आपको? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है।
हाँ, तो कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हुआ मामला, अदरवाइज शो आप तक थोड़ा सा पहले पहुंच जाता। और राइटिंग में 1 साल पूरा बिल्कुल लगा। और आई थिंक अब जब आपके सामने सब कुछ है, आप लोगों के सामने है, तो आपका प्यार बताता है कि हमारी मेहनत सफल हुई है। बिल्कुल। एक चीज और है दुर्गेश बोलो। कि हम्म। जिस तरह से हम चीजें कह रहे हैं या चीजें हम्म। बात कर रहे हैं आज, और हम्म। उन सब में एक होता है किसी भी व्यक्ति का अपना सफर, और ये सफर बहुत मायने रखता है। मुझे याद आता है 2013 में मैं पहली दफा जब आपसे मिला था, एक शाश्वत सी बेचैनी आप में नजर आती थी। इश्तियाक भाई का कोई प्ले था, ओथेलो और ओमकारा को मिक्स करके उन्होंने बनाया था, और मेरी आपसे बस एक एक छोटी सी मुलाकात हुई थी, और मैं उस दौरान देख सकता था कि आप में एक शाश्वत बेचैनी है, जो आप इम्पेशेंट रहते थे। तो ये क्या उस बेचैनी को गुल्लक ने कुछ हद तक करार दिया है, या अभी बहुत कुछ है जो शुरुआत है बस? बेचैनी तो बढ़ गई है, मुझे लगता है बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि आपके पास जब लूज करने के लिए कुछ नहीं होता, तब बेचैनी भी कम होती है। जब आपके पास लूज करने के लिए कुछ चीजें आ जाती है, तो आप और बेचैन, मतलब माया आ गई है, जीवन में माया आ गई है। तो बेसिकली कबीर के शब्दों में कहूं कि तो माया को हैंडल करना टफ होगा। और बिल्कुल। बेचैनी और बढ़ रही है, और मुझे वो रियलाइज हो रहा है, बड़ी शिद्दत से रियलाइज हो रहा है कि बेचैनी बढ़ रही है। और कभी कभी पर मुझे लगता है कि बेचैन रहना जरूरी है। मतलब मैं अगर बेचैन नहीं रहा किसी चीज को लेके, और सक्सेस फेल्योर की लाइफ का पार्ट है, ये सब आते जाते रहेंगे, ये मैं बहुत पर्सनली और बहुत अंदर से महसूस करता हूँ कि सक्सेस है तो फेल्योर भी होगी। लेकिन बेचैनी का कांस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर मैं बेचैन नहीं रहूंगा, तो पता नहीं जो मैं कहना चाहता हूँ, अब पता नहीं मेरी अगली कहानी क्या होगी, वो मुझे नहीं पता है। पर ये भरोसा रखिए कि जो कहूंगा वो जो जिया होगा ना वही कहूंगा। मतलब हो सकता है अगली कहानी अ, ये मान लीजिए यूपी के एक परिवार की कहानी है, मान लीजिए एक ये हार्टलैंड के एक किसी फैमिली की कहानी है, हिंदी हार्टलैंड की। हो सकता है अगली कहानी पत्रकारिता की, पॉलिटिक्स से हो सकता है, मतलब आई डोंट नो। वाह। तो अच्छा। बहुत। जो और चूंकि जब आपने पत्रकारिता का जिक्र किया, तो बहुत जो भी दर्शक होंगे, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो दुर्गेश की शुरुआत थी वो बतौर फिल्म पत्रकार थी, और मैं उन दिनों इन्हें खूब पढ़ता था। मैं हैदराबाद में था, और इनके जो भी लेख होते थे अखबारों में वो पढ़ता था, इनके इंटरव्यूज पढ़ता था। और मुझे याद है एक खास तस्वीर आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी गुलजार साहब के साथ। गुलजार साहब हम्म। ने आपका हाथ थामा हुआ था, और शायद वो आप हैदराबाद में ही वो इंटरव्यू था, मुझे अगर अब मेरी मेमोरी अगर हाँ, बहुत मतलब गाइड कर रही हो। पर आपने बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज पूछी है, मेरी मेमोरी का हिस्सा है। बड़ी प्यारी सी मेमोरी है गुलजार साहब के साथ। एंड वो फोटो बहुत सालों से मैंने अपने फेसबुक पे कवर पिक्चर लगा रखी थी। तो उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है कि चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल इस कंट्री का, इस देश का चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल जो होता है, वो हैदराबाद में होता है। हर 2 साल में एक बार होता है। तो हैदराबाद इज परमानेंट वेन्यू, मतलब वहीं पे होता है। तो मैं एक बार वहां गया था, और गुलजार साहब आए वहां पे। तो मजेदार बात यह है कि उस फिल्म फेस्टिवल में रणबीर कपूर जो आए थे, वो चीफ गेस्ट के तौर पे आए थे, और गुलजार साहब स्पेशल गेस्ट के तौर पे आए थे। तो जो जनता थी, वाह। गुलजार साहब बात कर रहे थे, जैसे ही रणबीर कपूर की एंट्री, गुलजार साहब ने बोला अब आप लोग इनसे बात कीजिए। है ना, उनको पता था। तो गुलजार साहब ने बोला आप लोग इनसे बात कीजिए। तो जनता चली गई रणबीर कपूर के साथ, गुलजार साहब अकेले छूट गए। अब मुझे लगा कि यार गुलजार साहब अकेले छूट गए, तो ये मौका तो सुनहरा मौका है कि मैं नहीं जा रहा उधर, मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं उनके पास चला गया। तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं लिखता हूँ। तो बोले क्या लिखते हो? तो मैं बोला कहानियां लिखता हूँ। तो बोले क्या पढ़ते हो? तो मैंने बोला कुछ कुछ लोगों को पढ़ा है। बोले किसको पढ़ा है? तो मैंने बोला, और उसी समय, जबकि ये बात है मैं आपको बता रहा हूँ, उसी समय एक बहुत बड़े लोक कथाकार थे राजस्थान से, विजयराम देथा साहब। मुझे लगता है कि जी। वो भारतीय साहित्य में, इंडियन लिटरेचर में उनका जो कद है, उस कद का कोई कहानीकार या लोक कथाकार हुआ नहीं है। तो जिस साल उनकी डेथ हुई थी, उस साल वो नोबेल प्राइज लिटरेचर के नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेटेड थे।
तो मैंने बोला मैंने देथा साहब को पढ़ा है। अब मैं तो फंस गया, गुलजार साहब से बताया कि मैंने देथा साहब को पढ़ा है। मैंने कुछ कहानियां पढ़ी थी, मैंने विजयराम देथा को कंप्लीट नहीं पढ़ा था। और उसी के हम्म। आसपास कुछ समय पहले अमोल पालेकर साहब ने पहेली बनाई थी उनकी कहानी पे, शाहरुख हम्म। खान रानी मुखर्जी को लेके। तो उन्होंने बोला कि क्या पढ़ा है तुमने देथा का? तो मैंने कहा कि मैंने झीनी मीनी पढ़ा है, मैंने ये इधर उधर थोड़ी बहुत इधर उधर ज्ञान ज्ञान दिया उनको। तो मैंने फिर उन्होंने बोला बैठो। मैं बैठ गया उनके बगल में। उन्होंने बैरे को बुलाया और बैरे को बुला के बोला कि मेरे लिए एक एबनॉर्मल चाय लाइए, इनके लिए नॉर्मल चाय लाइए। तो मैं समझा नहीं एबनॉर्मल चाय का मतलब बिना चीनी वाली चाय को वो एबनॉर्मल चाय बोलते थे। तो चाय वाह। आ गई भाई, चाय आ गई, और चाय आ गई तो बात होने लगी। तो उन्होंने पूछा कि मैंने सर पूछा कि गुलजार साहब एक बात बताइए कि देखा इकलौते कथाकार हैं जो लोक कथाएं लिखते हैं, अब उनका निधन हो गया है, तो हिंदुस्तान में कौन लोक कथाएं लिखेगा या क्या होगा लोक कथाओं का इतिहास हिंदुस्तान में? तो उन्होंने कहा कि लोक कथाएं लिखी नहीं जाएंगी, लोक कथाएं बनती जाएंगी। मैंने कहा कैसे? तो बोले तुम्हारे समय की जो लोक कथा होगी वो कुछ ऐसी होगी, अफगानिस्तान नाम की एक जगह हुआ करती थी, और उसपे रोज रात में वहां पे आसमान पे बिजलियों के धुओं के बादल छा जाया करते थे। वो बादल जब घूमना शुरू करते थे तो जो अफगानिस्तान में रहने वाले लोग थे वो अपने घरों में दुबक जाते थे, अपने घरों में छिप जाते थे, और वो बादल घूमते 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 उनके घरों पे गिर जाते थे, और सुबह उन घरों पे राख मिलती थी। तो ये तुम्हारे समय की कथा है जो आगे चल के लोक कथा बनेगी। तो मैंने कहा वाह। अच्छा। तो बोले कि इसको लिखने की जरूरत है। आई वाज एकदम मतलब आई वाज लाइक कि यार क्या है ये। फिर मेरी जो दोस्त थी जिसके माध्यम से मैं चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल में गया था, उनका नाम है मौली सिंह, उनके माध्यम से मैं गया था। तो उन्होंने मेरी पिक्चर गुलजार साहब के साथ ली, और मैं ना चोरी से ऐसा स्नीक आउट करके निकलने लगा कि भागता हो गया बस। अभी मैं मोजे का जो पसीना है और नहीं झेल पा रहा हूँ अपने, तो मैं भागने लगा। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया ऐसे पीछे से, बोले जो फोटो खींची है तुमने इसे मुझे भेजोगे? तो मैंने कहा हाँ हाँ मैं बिल्कुल भेजूंगा आपको। तो उन्होंने अपना ईमेल आईडी दिया, और ईमेल आईडी जब दिया तो मैंने उनको पिक्चर भेजी थी। और उसी समय एक प्रोडक्ट है आप लोग को अगर पता हो, पेपर बोट करके, पेपर बोट के हाँ जूसेस हाँ। आते हैं, पेपर बोट के बहुत सारी हाँ चीजें जी। आती हैं। पेपर बोट का जी। कैंपेन लॉन्च हुआ था, और पेपर बोट का जो कैंपेन था वो गुलजार साहब ने लिखा था कि हाथ पकड़ा, पूछा इसे पोस्ट बॉक्स को खिलाओगे? तो बच्चे अमरूद खा रहे हैं नमक डाल के, उसकी एक लाइन मैंने यूज करी, कैप्शन फोटो पे डाल दिया था। और आई थिंक वो मेरी मेमोरी में, बहुत इंटरनल मेमोरी में कहीं वो मुलाकात धसी हुई है। अगर कहीं फिर गुलजार साहब से मिलना होगा तो जिक्र होगा। तो बिल्कुल। यही कहानी थी उनकी एक, साथ एक बात। तो ये भी किस्सों की गुल्लक तो आपने देखी, और बहुत सारे किस्से। अब इन किस्सों की गुल्लक से एक एक किस्से और निकल रहे हैं, और देखिए कि किस तरह से दुर्गेश आपको बता रहे हैं। दुर्गेश, एक चीज और समझना चाहते हैं। कोई भी जो एस्पायरिंग राइटर है, हम हमेशा उसके तुरंत, जैसे आपको जो मुकाम मिला है, हम तुरंत आपको यहीं से आपको देख रहे हैं या आपको जान रहे हैं, उसकी मेहनत या उसके सफर पर बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती। और मेरी कोशिश यही है कि मैं इस तरह के सेशंस आगे भी लेखकों के साथ करूं, और ये एक नई तरह की चीज होगी, कोशिश यही रहेगी। ये जो सफर था ये किस तरह का था? कहाँ से शुरुआत हुई? क्या मतलब, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन हम अगर गुल्लक में देख रहे हैं, तो इस सफर में बहुत सारे पुर्जे आपने बहुत संभाल के रखे होंगे, और अच्छे दिनों और बहुत निराशा भरे दिन भी देखे होंगे। स्मृतियां संभाल के रखी थी, जो मेमोरीज है ना उनको संभाल के रखा हुआ है। जैसे दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं राइटिंग को लेके, कि एक एक तबका है राइटर्स का, वो कहता है कि स्मृतियों में, मेमोरीज में सेंध मारकर लिखना सबसे आसान होता है। एक ये तबका है। दूसरा तबका राइटर्स का ये कहता है कि जिस व्यक्ति के पास मेमोरी ही नहीं है वो राइटर नहीं बन सकता, तो वो राइटिंग नहीं कर सकता। तो मैं कहीं बीच का रास्ता एक ढूंढा मैंने, कि मैं एग्जैक्टली सेंध भी नहीं मारूंगा और मैं भूलूंगा भी नहीं, मैं स्मृतियों को रिक्रिएट करूंगा अपने हिसाब से। तो मैंने वाह। स्मृतियों को रिक्रिएट करने का रास्ता चुना है, और मैं आगे भी करना चाहूंगा। मुझे लगता है बहुत खूबसूरत है स्मृतियों को रिक्रिएट करना।
और मैं कितना सफल हो पाऊंगा मुझे नहीं पता है। अनुभव अच्छे बुरे तो होंगे, और होने भी चाहिए। अदरवाइज सब कुछ एक जैसा होगा तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। तो वो भी रहा है, पर मेमोरीज को संभाल के रखा मैंने, और आई थिंक उसको संभाल के रखना चाहूंगा। मतलब 2000 की, 2005 की मेमोरीज को, 2010 की मेमोरीज को, 15 की मेमोरीज को, अब 20 में आ गया तो पिछले 20 साल की मेमोरीज मैं और पीछे की कहानी भी बताना चाहूंगा। शायद मैं, मतलब आप आगे का जो मेरा काम देखेंगे उसमें 2000 की पहले की कहानी है, मतलब वो उसमें मुझे रिसर्च बहुत सारी लग रही है। तो वो उन चीजों को भी मैं बताना चाहूंगा, पर स्मृतियों को संभाल के। बिल्कुल बिल्कुल। दुर्गेश, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और मेरे ख्याल से उसमें रिक्वेस्ट भी हैं कुछ कुछ, तो मैं जरा उनको जी पढ़ूंगा और उस पर फिर बात करते हैं। हाँ और हाँ एक प्लीज। सज्जन है और वो कह रहे हैं कि ये, उनका कहना है कोई महेश भट्ट का किस्सा है वो भी जरा पूछिए। महेश महेश भट्ट का किस्सा, महेश भट्ट साहब का किस्सा ऐसा है कि मैं लियो वर्नेट में काम करता था, और स्टार के कैंपेन लिखता था, स्टार प्लस के, स्टार स्पोर्ट्स के, स्टार के जितने चैनल्स हैं उनके कैंपेन लिखता था। एक शो आ रहा था स्टार पे उस समय, नामकरण नाम था उसका, नामकरण। एंड नामकरण वॉज लूजली बेस्ड ऑन जख्म, जो उनकी फिल्म आई थी। तो जख्म की कहानी से ही थोड़ा ओके। बहुत इंस्पायर्ड था वो। तो मुझे कैंपेन लिखने का मौका मिला, एंड उन्होंने अपने ऑफिस बुलाया, जयंतीलाल गड़ा के ऑफिस। महेश भट्ट साहब बैठे हुए हैं सोफे पे, उनके आसपास दोनों साइड दो राइटर्स उनके बैठे हुए हैं, उनके सामने काजू बादाम की प्लेटें रखी हुई हैं। एंड आई वाज लाइक कि 15-20 मार्केटिंग के लोग बैठे हुए हैं, मैं एक छोटा सा राइटर वहां बैग लेके घुसता हूँ। और मेरे साथ एक आशीष शर्मा करके थे, वो मेरे सीनियर हुआ करते थे। हम दोनों घुसते हैं, हमको कॉन्फिडेंस तो आधा वैसे ही लूज कर गया थे हम उतनी भीड़ देख के। और फिर हमने अपनी स्क्रिप्ट नरेट की, और आप बिलीव करिए, वो जो स्क्रिप्ट नरेट की हमने पूरी हिंदी में नरेट की, कि अष्ट धातु के घंटे बज रहे थे टन टन टन, मंदिर में मशाल जल रही थी। ऐसे नरेट किया हमने, कुछ 1-2 मिनट का नरेशन था, शॉर्टर नरेशन था। उसके बाद भट्ट साहब वाज लाइक, पूरा सन्नाटा रूम में, ऐसे सन्नाटा पसर गया। उन्होंने अपनी आस्तीन ऐसे ऐसे मोड़ी, और जो उनके बगल में राइटर था या थी मुझे पता नहीं, तो बोलते सी द गूज बम्प्स, है ना। तो उसने हाथ रखा, फिर हमको लगा अच्छा अब हमको पहला काजू उठा लेना चाहिए, है ना, प्लेट से। तो हम दोनों ने काजू उठा के खाया। और उसके बाद भट्ट साहब ने बोला ब्रिलियंट बच्चों, ब्रिलियंट, मजा आ गया, ताली वाली बजाई। और फिर हम बाहर जाके वहां पे हम सिगरेट पीने लगे, हम दोनों खड़े होके। फिर भट्ट साहब अपनी मर्सिडीज से निकल के आते हैं, और गाड़ी रोक दी उन्होंने, और कांच नीचे किया, बोले इधर आओ इधर आओ। तो हम दोनों ऐसे झुके कांच के पास, विंडो के पास, उन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा और चले गए। भाई वो दिन था ना, हमने, मतलब हम अलग ट्रिप पे चले गए, कि महेश भट्ट ने हमारे साथ ये कर दिया, हमने ऐसा क्या सुना दिया। और मार्केटिंग को तो ये अच्छा नहीं लगा था, एंड बहुत मजा आया था। तो ये किस्सा भी लाइफ में कहीं पे है भट्ट साहब का। अच्छा, दुर्गेश, गुल्लक की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको लेकर हम कह सकते थे कि एक कहते हैं कि कन्विक्शन बहुत साफ तौर पर नजर आ रहा था। और खासतौर पर मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जब आप ऐसी कहानी कह रहे हैं, वो भी ऐसी जनरेशन के साथ जो शायद भाषा में, शायद इस पूरे व्यवहार में अभी भी फील होता है। अब शायद मुझे और आपको जनरेशन गैप फील होने लगेगा, लेकिन क्या क्या वो बात थी जो जिसने आपका भरोसा बनाए रखा कि आप ये कहानी जिस तरह से कहेंगे उसी तरह से एक्सेप्ट होगी? क्या वो इनर थॉट्स थे आपके? क्योंकि आप मानते हैं कि आज की जो लैंग्वेज है, या एक तरह का मार्केट भी बना हुआ है, और शायद ये भ्रम टूटेगा भी कि वेब सीरीज में बस क्राइम और सेक्स और यही सारी चीजें चल रही हैं, और वहां पर गुल्लक आती है या पंचायत आती है। ये पैटर्न टूट रहा है। यार हम दिवाली में कहाँ लौट के जाते हैं, अपने घर जाते हैं ना। हम होली में कहाँ जाते हैं, अपने घर जाते हैं ना। हम शादी में कहाँ जाते हैं, रिश्तेदारों की शादी में हम अपने घर लौट के जाते हैं, फिर शादी में जाते हैं। तो घर तो हम सबको लौटना पड़ेगा। देखिए घर होता ही है, घर होगा, घर बना है आपके लौटने के लिए। आप कितना भी भाग लीजिए, आपको लौटना अपने घर है। गुल्लक आपका घर है,
आपको गुल्लक, आप मिर्जापुर देख लीजिए, आप सेकंड गेम्स देख लीजिए, आप कुछ भी देख लीजिए, आपको लौटना पड़ेगा गुल्लक में, क्योंकि गुल्लक आपका घर है, हिंदुस्तान का घर है गुल्लक। तो गुल्लक तो नहीं हटेगी आपके जीवन से, गुल्लक कभी नहीं जाएगी। जब तक ये सृष्टि, ये संसार, परिवार, जीवन चलता रहेगा, गुल्लक चलती रहेगी, आपका नॉस्टैल्जिया चलता रहेगा। मतलब मुझे गौरव सोलंकी करके एक मेरे बहुत पसंदीदा राइटर भी हैं, फ्रेंड भी हैं, कवि भी हैं। उनकी एक लाइन याद आती है कि बहुत दूर तक घेर कर मारते हैं पुराने सुख। तो गुल्लक जो है वो पुराना सुख है। तो पुराने सुखों को कौन नहीं देखना चाहेगा? आप मुझे बताइए, कौन ऐसा है जो पुराने सुखों को नहीं देखना चाहेगा? तो गुल्लक वही है। और हम सब नॉस्टैल्जिया के मारे हुए लोग हैं। हम सब माइग्रेशन के मारे हुए लोग हैं। हम सब ने अपना घर छोड़ा है, हम सब ने अपना गांव छोड़ा है, हमने अपना शहर छोड़ा है। हम बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों में नौकरियां करते हुए, अपना जीवन जीते हुए, अच्छा बुरा जो भी है जीवन, उसमें रह रहे हैं। पर लौटते तो हम अपने घर पे हैं। मतलब हम उन्हीं दीवारों के झड़ी हुई सीमेंट हमको अच्छी लगती है, उतरा हुआ पॉलिश अच्छा लगता है, रंग अच्छा लगता है, खिड़कियों पे लगी हुई जंग अच्छी लगती है ना, लकड़ियों में लगी हुई सीलन अच्छी लगती है। हम नहीं पूछते वहां पे अपने घरों को जाके कि यार ये खराब लग रहा है, इसको सही करवा देते हैं। हमको लगता है चलो ठीक है, जब तक चल रहा है चलने देते हैं। हम अपने शहरों के घर ज्यादा सही करवाते हैं ना। हम अपने घरों के और आप अपने बचपन को मेंटेन कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। बचपन तो बीत बिल्कुल गया, बचपन को कोई मेंटेन नहीं कर सकता। आप अपना प्रेजेंट मेंटेन, गुल्लक बचपन है आपका, वो जैसा आपको अच्छा लगेगा। अगर मैंने उसको एज इट इज बता दिया आपको, एज इट इज सुना दिया आपको, तो आप बताइए, आप अगर मैं आपसे बोलूं गिट्टी फोड़, यार प्रशांत खेला है क्या, तो आप कहाँ चले जाएंगे? तुरंत चले जाएंगे ना आप वहां पे। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो गुल्लक वही है मेरे ख्याल से प्रशांत। लोग और भी कुछ कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, आई थिंक देख सकते हैं हाँ, उनके। मैं पढ़ता हूँ, मैं कमेंट पढ़ता हूँ। यहाँ पर मैक्सिल मिश्रा हैं, वो लिख रहे हैं आम आदमी से जुड़ी कहानी लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आप सर वही कह रहे हैं और कर रहे हैं। और वी आर सर्चिंग हीरो इन आवर सोसाइटी, सोयंत है कोई, उनका कमेंट है, अ कॉमन मैन लाइफ ऑल्सो अ मोटिवेट एनीवन, व्हाई वी ऑलवेज वांट समवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स टू बिकम अ हीरो। डेफिनेटली बहुत कॉमन मैन। देखिए, मैंने एक इंटरव्यू दिया था, तो मुझे किसी ने पूछा कि आप किस तरह की कहानियां कहना चाहते हैं। तो मैं अभी कोलकाता से बॉम्बे फ्लाई कर रहा था एक हफ्ता पहले। तो मैं जब बोर्ड कर रहा था फ्लाइट में, तो जब फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी होती है तो बहुत आवाज आती है, ऐसा साउंड एक आता है। तो साउंड के जी। बीच में आप फ्लाइट में चढ़ते हैं। तो मैं चढ़ रहा था, तो मेरा ध्यान गया जो ग्राउंड स्टाफ है ना, ग्राउंड ड्यूटी वाला, उनकी तरफ गया। वो रोज 8 घंटे की शिफ्ट में वहीं खड़े रहते हैं नीचे। वो आपका टिकट चेक करते हैं, वो आपका सामान पहुंचवाते हैं, उतारते हैं, और वो उसी साउंड के बीच में खड़े रहते हैं। तो मेरा ध्यान गया, तो मैंने सोचा कि ये जब अपने घर जाते होंगे, जब सुकून में बैठ के चाय पीते होंगे, 8 घंटे इनको डेली साउंड में बीत रहा है, तो जब साइलेंस में जाते होंगे, तो इनके जीवन में क्या बीतती होगी। तो मुझे अगर किसी कैरेक्टर की कहानी कहनी होगी, तो इस किरदार की कहानी कहना चाहूंगा, जो 8 घंटे साउंड में रहता है, फिर अचानक से घर जाता है तो स्विच कर लेता है सन्नाटे में। तो अकेलापन है वाह। कि उसको। तो आप समझ रहे हैं, तो ये आम आदमी की कहानी है। मैं इस तरह की कहानियां कहना बिल्कुल पसंद करूंगा। मैं ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी, या विजय आनंद, या इन लोगों की इनके जो किरदार थे, असरानी, ओम पालेकर, सॉरी अमोल पालेकर, असरानी साहब, या फिर दिनेश ठाकुर साहब ने जो किरदार इन लोगों ने निभाए हैं, वो किरदारों को मैं जिंदा करना चाहूंगा। और उन्हीं को मैं, आई थिंक, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं मेमोरीज को रिक्रिएट करना चाहूंगा। मतलब मैं, जरूरी नहीं है कि खाली बस अड्डा नहीं है वो हमारी कंट्री में, बस अड्डे भरे रहते हैं, पर बस अड्डे पे बिल्कुल एक आदमी खाली खड़ा होता है अभी भी। तो मैं उस एक आदमी की कहानी कहना चाहूंगा। तो आई थिंक वही वाह है। वाह। और कमेंट्स बहुत ही अच्छे अच्छे आ रहे हैं। आप ये यहाँ पर सुशांत हैं, उन्होंने लिखा है कि नीलेश मिश्रा के साथ आपका एसोसिएशन जो था, जरा उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि क्या वो किस्सा था। और लगातार लोग कह रहे हैं कि कहते रहिए, मजा आ रहा है बातचीत। लोग कह रहे हैं कि गुल्लक बनाने के लिए शुक्रिया। राइटर युवराज हैं, उन्होंने लिखा है, पहला गुल्लक है जिसमें बिना पैसे जमा किए
हमें खुशियां मिली हैं। क्या बात। बहुत बहुत ही अच्छे। हाँ, तो नीलेश मिश्रा से शुरुआत करते हैं। हाँ, तो पूछा गया। नीलेश जी के साथ तो एसोसिएशन मेरा अच्छा था, बहुत इनफैक्ट बहुत अच्छा था, और मैंने बहुत सीखा भी है वहां पे। और थैंक्स टू नीलेश जी कि उन्होंने जिस तरह की कहानियां मैं कहता हूँ, या जिस तरह की कहानियां मैं कहना चाहता हूँ, उसको अपने प्लेटफॉर्म पे मौका दिया था। मतलब मुझे अच्छे से याद है कि मैं बहुत रोमांस नहीं लिखता हूँ, मैं बहुत थोड़ी हट के कहानियां लिखता हूँ। तो मुझे अच्छे से याद है मैंने जो कहानियां लिखी उन्होंने अप्रूव की। जैसे मेरी एक कहानी थी होलिका दहन, मेरी एक कहानी थी शाम 5:30 बजे, मेरी एक कहानी थी वो जो हम में तुम में करार था। तो मतलब मेरी जिन कहानियों को उन्होंने मौका दिया है, बरगद पार्ट 1, बरगद पार्ट 2, तो ये सारी कहानियां थोड़ी ऑफ बीट कहानियां थी। पर नीलेश जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक्सेप्ट किया। और देखिए उनका उनका पूरा करियर आप देखेंगे तो जिस तरह की रूट्स से वो जुड़े हुए हैं, तो उस रूट्स को उन्होंने अप्रिशिएट किया, और उसी वजह से मुझे मेरी कहानियों को उन्होंने सपोर्ट किया। तो एज अ मेंटोर मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मेंटोर किया। मतलब एक मेंटोरशिप के तहत मुझे आगे बढ़ाया उन्होंने उन्होंने करी मेरी मेंटरिंग। और उसके बाद आई थिंक वो बढ़िया प्लेटफॉर्म था यार। रेडियो पे कोई कहानियां कहता नहीं था, और रेडियो इज लाइक कि यार सॉरी, राइटर्स का मीडियम है रेडियो, आप समझ रहे हैं? आपको कुछ नहीं बिल्कुल। लिखना, आपको बैठ के लिखना है आपको, और उसके पैसे भी मिल रहे हैं। तो वो किसी राइटर का ड्रीम हो सकता है रेडियो भी लिखना। एंड थैंक्स टू नीलेश जी को वो काम मुझे करने को मौका दिया उन्होंने, और मैंने किया। बिल्कुल। अच्छा, रूट्स की आपने आपने बात की, और रूट्स की जब बात आती है तो बताएं शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ के रहने वाले हैं? जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो आपकी अच्छा जिंदगी में भी झांकना चाहेंगे, तो कहाँ से शुरुआत की आपने, कहाँ के रहने वाले हैं? और क्या ये पहले से ही तय था कि आप कहानियां कहेंगे, चाहे वो टेलीविजन या वेब सीरीज या फिल्मों या किताबों के जरिए या रेडियो के जरिए? क्या ये पहले था, या कोई घटना थी जिसने आपको आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट ये लाया? घटनाएं आपको बनाती हैं, है ना? थोड़ा बहुत बिगाड़ती है लेकिन बनाती ज्यादा है, मुझे लगता है घटनाएं। और मेरी जर्नी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं एक ऐसे गांव से आता हूँ जहाँ पे पेट्रियार्की कूट कूट के भरी है, पितृसत्ता है। इलाहाबाद से 80 किलोमीटर की दूरी पे मेरा गांव है। अच्छा, मजे की बात यह है कि उस गांव का नाम है गुलजारगंज, है ना? तो गुलजार साहब का नाम मेरे गांव के बाहर बोर्ड पे टंगा हुआ है। क्यों है किसी को नहीं पता है, पर वो है। मतलब वहां पे है। तो वहां पे लिटरेचर को लेकर कोई स्कोप तो नहीं था। आपको पता है कि फाइट स्ट्रगल इतनी ज्यादा होती है लोगों की उत्तर प्रदेश की, खासकर जिस इलाके से पूर्वांचल से हम लोग आते हैं, वहाँ फाइट इतनी ज्यादा, बेसिक्स की फाइट इतनी होती है कि आप लिटरेचर आपको विलासिता लगता है, वो कहानियां पढ़ रहे हो, अच्छा उपन्यास पढ़ रहे हो, क्या होगा इससे? तो वो सब मेरे ख्याल से थोड़ा इनिशियल जर्नी टफ थी। तब मेरे लाइफ में लिटरेचर भी नहीं था। आफ्टर 12th जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचा और ग्रेजुएशन करने, तो बहुत बड़ा एक्सपोजर था मेरे लिए। मतलब बहुत इतना बड़ा एक्सपोजर था मेरे लिए कि मैं पहली बार को एड में पहुंचा, लड़कियां बगल में बैठ के पढ़ाई कर रही हैं, तो मुझे लगा कि ये कौन सा, मतलब ये कौन सी दुनिया में मैं आ गया हूँ। और छात्र संघ की पॉलिटिक्स देखी बहुत करीब से, और हॉस्टल देखा, हॉस्टल का जीवन में आया। तो मैंने वो सब चीजें रियलाइज करते हुए मुझे, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, तो उसमें लाइब्रेरी एक्सेस करने का मौका मिला। और लाइब्रेरी एक्सेस करने का मौका मिला तो क्योंकि हम लोगों की जिंदगी जो है इतनी बोरिंग होती है। अखबार मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे उस समय, क्योंकि अखबार में बहुत मसाला हाँ। होता था। अपराध छप रहा है, अपराध छप रहा है, किसी की भैंस चोरी हो गई, है ना? किसी नेताजी की गाड़ी की वजह से 2 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा, 4 लोगों ने 5 लोगों को 6 झापड़ मार दिए। तो ये सब तरह की खबरें पढ़ के मुझे बहुत, इस तरह की खबरें पढ़ के मुझे बहुत मजा आता था। तो मेरे लिए जो इनिशियल लिटरेचर था वो अखबार थे। मैं 10-12 अखबार पढ़ जाता था अपने ग्रेजुएशन के डेज में। फिर वहां से जब जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मैं ग्रेजुएशन करके भोपाल पहुंचा। और भोपाल जब मैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में जब एंटर किया एक छात्र के रूप में, तो वहां पे साहित्य आया। साहित्य इस तरीके से आया कि मैंने
मतलब मुझे पढ़ाई में नहीं मजा आता था। मैं क्लासरूम की जो थियरीज थी उसमें नहीं, मैं लाइब्रेरी में बैठ के उपन्यास चाटना शुरू कर दिया। मैंने गोरा से लेकर टैगोर, नजरुल इस्लाम, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, सबको वहीं पे पढ़ा और लाइन से पढ़ा। मतलब वाह। मैं घंटों 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 पढ़ता था। और उस पढ़ने का नतीजा ये आया कि मुझे लगा कि मैं कुछ लिख सकता हूँ। क्योंकि पढ़ना, आप जब पढ़ेंगे तो ही तो आपको पता चलेगा क्या नहीं लिखा गया है। आप जब पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्या नहीं लिखा गया, तो आप कुछ भी लिखेंगे। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नहीं लिखा गया है, ये हम लिख सकते हैं। तो मैं डॉक्टर डॉक्टर रजा को जब पढ़ता था, रेणु को जब पढ़ता था, या राजकमल चौधरी को जब पढ़ता था, तो इन लोगों को पढ़ता था तो मुझे लगता था, अच्छा इन्होंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं यहीं से ये बाया रास्ता ले लूंगा। अच्छा ये दाएं गए हैं तो मैं सीधा चला जाऊंगा। तो वो सारी चीजें दिमाग में आती गई कि अच्छा इन्होंने ये किया तो मैं यहीं से ये करूंगा। तो वाह। उसके बाद बम्बई आना हुआ और थोड़े दिन अखबार में काम करना हुआ। तो मुझे लगा चलो ठीक है, कुछ किसी को जानना वानना तो था नहीं, बॉम्बे में किसी को जानता नहीं था। तो अखबार में काम किया पर मजा नहीं आया। मतलब मैं लिटरली बताऊं, बहुत मजा नहीं आया अखबार में काम करके। पर वो भी एक अनुभव था। अच्छा मतलब हुआ, अच्छा हुआ आपने काम, अच्छा हुआ आपने अखबार में काम किया। कम से कम मेरे जैसे पत्रकार आपसे जुड़ पाए, आज हम बातचीत कर रहे हैं। और एक था, मतलब आप अखबार में भी आपने मेरे ख्याल से, मैं दर्शकों से भी ये बहुत ही कन्विक्शन के साथ और बहुत ही भरोसे के साथ ये कह रहा हूं कि अखबार में भी आपने ऐसा कोई काम नहीं किया, या आपके लिखने में या आपके इंटरव्यूज में या आपकी स्टोरीज में एक वजन होता था। वो मेरे ख्याल से आपने कम वक्त रहे, लेकिन आपने अपनी शर्तों पे काम किया होगा, या आपने अपने हिसाब का काम किया होगा। जो आप करना चाहते थे उतने दौर जो सोच थी, वो आपने एग्जीक्यूट किया मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूं तो। हाँ, मतलब मैंने कोशिश करी। मतलब मैं ये नहीं बोला कि मैंने बहुत कुछ सस्ता काम किया, लेकिन मैंने कोशिश करी कि अच्छा काम करूं, अच्छा अच्छी अच्छी लेखनी लोगों तक पहुंचाऊं। पर अखबार की अपनी जरूरतें होती हैं, तो शायद मैं उसके लिए नहीं बना था। पर एक अनुभव जो मेरे लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग रहा, वो अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग का अनुभव रहा। मैंने कुछ दिनों तक क्राइम रिपोर्टिंग करी थी, और वो अच्छा। बम्बई के पुलिस थानों में मैं हिंदी बोल के घुस जाता था। तो वो सारे महाराष्ट्रियन पुलिस ऑफिसर्स, तो वो हिंदी में बात नहीं करते थे। तो वो हिंदी में बात नहीं करते थे, पर मैं उनसे हिंदी में ही खबरें कि कितने लोग मरे हैं, किसके घर में डाका पड़ा है सर, ये सब पूछता था। अच्छा वो एक्सपीरियंस इतना एनरिचिंग था मेरे लिए प्रशांत, कि अभी जो मेरी अगली फिल्म जो मैं लिख रहा हूँ, जो कि गुल्लक वन के जो डायरेक्टर हैं अमृतराज गुप्ता, जो डायरेक्ट करेंगे, होपफुली जी। इस साल फ्लोर पे जाएगी वो फिल्म। उसमें वो दुनिया कूट कूट के भरी है, अखबार और वाह। अखबार के अंदर की पॉलिटिक्स। तो वो बहुत जल्दी आपको देखने की मिलेगी। मेरी अगली फिल्म की जो कहानी है, लाइफ के उसी पार्ट से आ रही है। तो वो अखबार की दुनिया ने तो इतना तो हेल्प किया। उसके बाद नीलेश मिश्रा साहब का दौर आया अखबार के बाद। नीलेश मिश्रा साहब के लिए काम किया, और फिर मैं रेडियो लिखते लिखते मुझे लगा अब कुछ और ट्राई करते हैं। तो मैं विज्ञापनों की दुनिया में चला गया। मैंने सारी बड़ी एजेंसीज में काम किया, राइट फ्रॉम न्यू बने टू डीडीबी मुद्रा टू पब्लिसिस टू हवास वर्ल्ड वाइड, सब में मैंने काम किया और अच्छे लोगों के साथ काम किया। मतलब काफी रिनोन लोगों के साथ काम किया। मेरा लास्ट टीम जो था वो बॉबी पवार के साथ था हवास वर्ल्ड वाइड में। एंड बॉबी पवार स्टारबट बन जाते हैं एडवर्टाइजिंग, इंडियन एडवर्टाइजिंग के। तो उनके साथ काम किया, और उसके बाद मैंने क्विट कर दिया एडवर्टाइजिंग। और अभी मैं आपके सामने, मेरा पहला काम है गुल्लक, होपफुली जल्दी दूसरा काम आएगा, फिर तीसरा काम आएगा। लोग कह रहे हैं काउंटडाउन बिगिन, आपके काम का इंतजार है। कमेंट्स पढ़ते हैं। देखिए, आपके परिवार के लोग भी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं बहुत। द लॉस्ट वंडर डॉट इन कह रही हैं कि मेरे जीजू हैं ये। हेलो हेलो हेलो, हाय और हाय। और काउंटडाउन बिगिंस राइटर युवराज कह रहे हैं। और मैक्सिल मिश्रा बहुत लगातार कमेंट कर रहे हैं, और मैं शायद, सब बहुत बड़े फैन हैं आपके। उन्होंने कहा कि सर प्लीज ये करते रहिए, काम भी बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे बचपन की यादें ताजा हो गई। और बहुत सारे अहम कमेंट्स आ रहे हैं, और इन सब, मतलब ये प्यार है, ये कमेंट्स नहीं है, जैसा आपने कहा कि ये जी। मोहब्बत और जिम्मेदारी दोनों आ रही है। एक चीज और दुर्गेश, मैं जानना चाहता हूँ कि एक जब आप ये सारी चीजें लिख रहे थे या कर रहे थे, और जब
हम देखते हैं, तो इन सब के बीच में आपने अपना सफर तो देखा, लेकिन एक बहुत ही स्पेशल बात जो गुल्लक में रही, और वो शायद इसकी आत्मा कह लीजिए, कि आपने हम सभी को एक जगह पे पॉज कर दिया, रोक दिया, बिठाया, और कहा कि जरा अपनी माँ के चेहरे की ओर देखो, और जरा 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 रिवाइंड करो अपनी जिंदगी में, और देखो कहाँ कहाँ अपनी माँ के साथ तुमने क्या कहा, क्या बातें हुई, क्या कभी तुमने बताया कि तुम उन्हें प्यार करते हो, या उन्हें उन्हें ये एहसास भी कराया। दुनिया बहुत, हम प्रैक्टिकल हो चले हैं, हम बहुत जो कहते हैं कि इमोशंस कहते हैं, हम भूल चुके हैं, लेकिन उन सब के बीच आपने लोगों की आंखें नम की। तो ये ट्रिब्यूट जो कह सकते हैं हमारी मिडिल क्लास मॉम्स को आपने दिया, तो ये बताइए, ये सोल थी, और मैं शायद बयां भी नहीं कर पाऊं, मैं खुद इस समय मेरा गला भरा है एक एक सीन को याद करते हो, खासतौर पे मिक्सर वाला जो सीन था, वो तो ऐसा लगा कि शायद मैंने जिया है। हाँ, मतलब वो मिक्सर वाला सीन तो मेरे ख्याल से वो हिंदुस्तान की माओ को ट्रिब्यूट ही है, सारी माओ को। और उस पे उसके क्रिएशन में, उसकी राइटिंग में, उसके डेवलपमेंट में बहुत टाइम लगा हमको। सेकंड एपिसोड इज द एपिसोड जिसमें हमने सबसे ज्यादा ग्रिलिंग करी है टीवीएफ के लोगों के साथ मिलके। श्रेयांश, पलाश जो डायरेक्टर हैं, और अभिजीत जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं शो के, इन लोगों के साथ मिलके हमने सबसे ज्यादा ग्रिलिंग सेकंड एपिसोड में करी है। एंड व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, जब मोनोलॉग है, गीतांजलि कुलकर्णी का जो मोनोलॉग आता है कि याद है जब शादी करके आए थे आपके घर, तो हम वहाँ किचन में कोने पे खड़े होकर पीसते थे प्लेटफॉर्म पे मसाला, और अब यहाँ पीसते हैं नीचे। पता है क्यों? क्योंकि अब हमारे घुटनों में दर्द रहने लगा, मिश्रा जी। तो जब घुटनों में दर्द रहने लगा, मिश्रा जी बोलती हैं, तो अभी मुझे किसी ने आपके ही वॉल पे शायद किसी ने कमेंट किया था कि मिक्सी क्यों नहीं है घर में जब वॉशिंग मशीन और टीवी है। तो बहुत 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 स्ट्रॉन्ग लॉजिक है उसके पीछे। देखिए, मिक्सी का सीधा कनेक्शन औरतों से होता है, मिक्सी का सीधा कनेक्शन इस पेट्रियार्की में, इस सत्ता वाली सोसाइटी में माओ से होता है कि मसाला माँ पीसेगी, लेकिन वॉशिंग मशीन में कपड़ा सबका धोया जाएगा, टीवी सब लोग देखेंगे, स्कूटी पे मर्द बैठेंगे, पंखा, एसी, गीजर मर्द ही यूज करेंगे, मर्द भी यूज करेंगे, मिक्सी सिर्फ माँ यूज करेगी। तो माँ के यूज की जो चीज है वो घर में सबसे बाद में आएगी। तो यही रीजन था कि घर में मिक्सी नहीं है, और उन्होंने जब मिक्सी मंगाई तो उन्हीं मर्दों को आपत्ति हुई कि अच्छा ये तो, और पैसा भी उनका नहीं है, पैसा भी किट्टी का है। तो इसीलिए वॉइस ओवर आता है कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, इसीलिए किट्टी का 10 रुपए भी बहुत खूबसूरत है। और ये खूबसूरती तब और बढ़ जाती है जब औरतें उन्हें कमाती हैं और अपनी गृहस्थी में लगाती हैं। तो इसीलिए वो वॉइस ओवर आता है। और जैसा रेडिफ में सुकन्या वर्मा ने कोट भी किया इस चीज को कि इंतजार की उम्र पूरी होने के बाद इंसान अपने आप को प्यार करने लगता है। तो मेरा थॉट वही था कि माओ के इंतजार की उम्र अब खत्म हो रही है, 2021 में है हम लोग, है ना? हो सकता है 2022, 23, 24, 25, पर माओ के इंतजार की उम्र तो खत्म होगी, और वो खत्म हो रही है। हम उसी को एड्रेस करना चाहते थे मिक्सी के थ्रू। और मुझे कोई गुरेज नहीं है ये बात बताने में कि इस सीन का जो मोनोलॉग था, वो मोनोलॉग हमने बहुत सारी कविताओं से इंस्पायर होकर लिखा है। मैंने बहुत सारे बड़े कवियों को, हिंदी के कवियों को पढ़ा है, उनसे इंस्पायर होकर ये मोनोलॉग लिखा है माँ का। इसमें कुमार अम्बुज साहब भोपाल के कवि हैं, उनकी कविता है खाना बनाती स्त्रियां। आप लोग प्लीज उस कविता को पढ़िए। दूसरी कविता जो है वो आलोक धनवा साहब की है, भागी हुई लड़कियां, मैं वहां से भी इंस्पायर हुआ हूँ। तीसरी कविता ज्ञानेंद्र पति की है, ट्राम में एक याद, आप उसको भी पढ़िए। चौथी कविता कुंवर नारायण साहब की है, लखनऊ, वो कविता को भी आप पढ़िए। 4 कविताएं हैं जिससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ किट्टी वाले एपिसोड का मोनोलॉग लिखने के लिए। तो प्लीज आप लोग उस कविता को पढ़िए। मैंने रिहर्सल के दौरान जब पूरे क्रू को ये सीन सुनाया था, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने खाना बनाती स्त्रियां कुमार अम्बुज साहब की कविता भी पढ़ के सुनाई थी। और गीतांजलि मैम जिन्होंने ये इनैक्ट किया है, उनको उसके बाद ये कविता जब सुनी उन्होंने, तो ये सीन एकदम क्लियर हो गया। ये इवन पलाश, फॉर दैट मैटर, पलाश जो जिन्होंने बहुत खूबसूरत डायरेक्शन किया है इस शो का,
उनको भी इसी कविता से मैंने ये थॉट एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने भी ये बात सबने एक्सेप्ट करी कि ये कविता से ही इंस्पिरेशन है। तो कि वहां से ये किट्टी का एपिसोड निकल गया था। 19 मतलब देखने में छोटा लग सकता है, 30-32 पेज का 30-32 मिनट का एपिसोड है, पर 19 ड्राफ्ट हुए हैं इस एपिसोड। बाप रे। ये होती है, ये होती है जब आप किसी चीज को लेकर रीजनिंग करते हैं या उसके साथ वक्त गुजारते हैं। और देखिए, जैसे मैंने अपने शाउट आउट में भी कहा था कि जब हम लाइव जुड़ेंगे तो जो लेखक हैं, जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं, उनके लिए बहुत कुछ होगा। और मेरे ख्याल से बातों बातों में दुर्गेश ने दो अहम चीजें तो बताई दी कि एक तो जी भर के पढ़ लीजिए, ढेर सारा पढ़ लीजिए, ये थोड़ा सोशल मीडिया और बाकी चीजों से दूर हाँ, जाके मतलब अघा थोड़ा जाइए, सा इतना लाइब्रेरी। पढ़िए, इतना पढ़िए कि अघा जाइए, पेट भर के पढ़िए। बिल्कुल। और दूसरा कि किसी भी चीज को लिखते वक्त आप उसकी रीजनिंग खूब कीजिए। अगर किसी एक एपिसोड के लिए इतने सारे ड्राफ्ट लिखे जा रहे हैं और फिर किसी चीज तक एग्जीक्यूशन तक वो चीज पहुंच रही है, तो आप सोच सकते हैं कितनी रीजनिंग हुई होगी, कितने ज्यादा चीजों को लेकर, एक एक बात को लेकर अहम रखिए। साइन ऑफ करें दुर्गेश, उससे पहले एक सीक्रेसी बनाते हुए भी, चूंकि इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में आपने बताया कि आपके अगले काम का इंतजार है, तो उसके लिए तो शुभकामनाएं। और कुछ कहना चाहते हैं जो आप अपने दर्शकों को या जो लोग भी हैं? फटाफट पहले मैं कमेंट जरा देखूं, हाँ, कुछ कमेंट्स एक ऐसी बार कोई चेक बात। कर। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। हाँ, यहाँ पर राइटर युवराज कह रहे हैं, एग्जैक्टली किरदार और असल वजूद से अलग करके नहीं देख पा रहे हैं हम। जस्ट लाइक अन्नू भैया का रियल नेम वैभव है, विश्वास नहीं होता, दिल से किरदार से जुड़ गए। बहुत अच्छा, शाउट आउट फॉर वैभव। और तलन सुशील है, सुशील तलन है। और उन्होंने लिखा है, जब इस तरह की स्टोरी आती है तो एक जुड़ाव महसूस होता है, अपने ही घर की कहानी सी जान पड़ती है। तो बहुत ही बेहतर, ये कमेंट आपको हैदराबाद से आ रहा है। और बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम आपको सुनते हुए उन्हें लग रहा है कि वो लिख सकते हैं, या आपको सुनते हुए देखना उन्हें लिखने के लिए प्रेरणा देता है। ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। और वही मैंने कहा, साइन ऑफ करने से पहले बस आप कुछ कहना चाहते हो या मेरी, हालांकि ये बातचीत चलती रहे, मेरा यही है, लेकिन फिर भी आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मतलब मेरे को लगता है कि जितने लोगों ने गुल्लक देखा है, सबसे पहले उनका शुक्रिया। गुल्लक आप लोगों ने देखा, एंड आई थिंक सीजन 1 भी देखा आपने, सीजन 2 को ज्यादा प्यार दिया आप लोगों ने। और आप लोग हैं तो गुल्लक है, आप लोग की स्मृतियों से गुल्लक है, आप लोग की मेमोरीज से गुल्लक है। और मैं उसी गुल्लक में एक छोटा सा किरदार निभा रहा था लिखने का। और होपफुली कि आप लोगों को पसंद आई हो और आप लोगों ने रिलेट किया हो। ये रिलेटिविटी फैक्टर ही है कि हमने जो किस्से चूज किए, हमको लगा कि आपके जीवन के ही आसपास के किस्से होने चाहिए। और आप लोगों के प्यार के लिए बहुत शुक्रिया। और आपने इतना प्यार दिया है कि थोड़ी मुश्किल हो रही है, मतलब आदत नहीं है इतने प्यार की, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पर आप सबको मैं हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इसी तरीके से अच्छा कंटेंट, अच्छे शोज, अच्छी चीजें, अच्छा लिटरेचर आप लोग अप्रिशिएट करते रहिए। हम एक बेहतर दुनिया बना पाएंगे इसी वजह से, मेरे ख्याल से। बिल्कुल। और जाने से पहले मुझे ये सारी चीजें जब हो रही हैं तो मुझे याद आती है सत्यजीत रे की एक लाइन जो उन्होंने कही थी, जब उनसे पथिर पांचाली के बारे में पूछा गया कि अपनी पहली फिल्म जब आदमी इस तरह से मुकम्मल तौर पे बना लेता है तो वो क्या उसके पीछे विचार होता है। तो उन्होंने कहा था कि दरअसल किसी भी लेखक के लिए, उन्होंने खुद को लेखक के तौर पे ही कहा कि, कह रहे मैं डायरेक्टर, तो दूसरी तरफ जब मैं इस चीज को, क्राफ्ट को बना रहा था, तो यही है कि ये जब बनती है तो एक मूर्त और अमूर्त, यानी कंप्लीशन और इनकम्प्लीशन के बीच की चीज है। और एक जब फिल्म पैदा होती है तब जाके किसी राइटर का जन्म होता है, वो अपने आप को एक नया उसके लिए बॉर्न उसे फील होता है कि उसने नया जन्म लिया है। तो एक कहानी जो है वही अपने लेखक को जन्म देती है। और बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे दुर्गेश, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और एस्पायरिंग राइटर्स जो हैं वो जरूर देखें, बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं आपके लिए जो आपको काम आने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश हमसे जुड़ने के लिए, आगे भी आपके काम का इंतजार रहेगा। भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।
धन्यवाद धन्यवाद प्रशांत, थैंक यू थैंक यू।